हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज साइंस का सेट नंबर 41 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तथा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। सेट नंबर 41 का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है। ठीक ना, औसत शक्ति बोला है, यानी औसत मतलब क्या होता है कि कुल मात्रा बटे उसका संख्या होता है औसत। ठीक ना, तो आप देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पी बराबर, यानी शक्ति बराबर होता है आपको कार्य बटा समय। ठीक, यानी पी बराबर W/T होता है। ठीक, इसी को हम लिख सकते हैं, यानी शक्ति बराबर सिंपल, अगर शक्ति बराबर होता है तो W/T यानी कार्य बटा समय होता है। ठीक ना, लेकिन ये हमसे पूछा है किसके बारे में, तो औसत शक्ति बारे में। ठीक है, तो औसत शक्ति हो जाएगा आपको, तो हो जाएगा आपको कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय हो जाएगा। कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। ठीक, कुल प्रयुक्त ऊर्जा, ठीक है, बटा कुल समय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शक्ति का सूत्र है। देखिए शक्ति जो होता है पी बराबर, देखिए फार्मूला होता है आपको पी बराबर VI। ठीक, यही हो गया शक्ति। इसी को हम लिख सकते हैं पी बराबर V²/R। फिर P बराबर होता है I²R। ठीक ना, ये तीनों फार्मूला जो है P का ही शक्ति का ही होता है। ठीक ना, और यहाँ पर जो है P क्या है, शक्ति है। V क्या है, तो V है आपको वोल्टेज है। और R क्या है, तो प्रतिरोध है। और I क्या है, तो धारा यानी विद्युतीय धारा है I। ठीक ना, आप देखिए इस सब में से कौन उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। P बराबर V²/R, चलिए ये भी है। P बराबर VI, ये भी है। P बराबर I²R, P बराबर I²R, ये भी है। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सी है। ठीक ना, देखिए ऊर्जा की जो होती है व्यावसायिक इकाई, वो होती है आपको किलोवाट आवर। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लेकिन अगर पूछेगा आपसे कि ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा का इकाई हो जाएगा सिंपल, ऊर्जा की इकाई जूल हो जाएगा। ठीक ना, ऊर्जा की इकाई जूल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु का विन्यास जो होता है वो उसकी स्थिति को बताता है। ठीक है, तो इसी कारण से उसका विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। इस सब में से कौन सा गतिज ऊर्जा है, यानी गतिज ऊर्जा क्या होगा, जिस कोई भी वस्तु है जिसमें गति होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा। क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होता है आपको काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है आपको ½ mv²। ठीक ना, क्योंकि यहाँ एम पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि एम जो है हर एक जगह जो होता है ना समान ही होता है, एम को जो परिवर्तन नहीं होता, तो ये वेग पर निर्भर करेगा। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है कि बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से जब गोली निकलता है तो वो गति में रहता है, तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। चलिए सही है। बी है कि तीव्र गति से कार्यरत रेलवे इंजन, तीव्र गति से चल रहा रेलवे इंजन जिसमें गति है, तो ये भी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि साधारण पेंडुलम की गति। देखिए साधारण पेंडुलम है तो ये कैसे चलता है, इधर से इधर जाता है और इधर से इधर, यानी कि क्या है, ये गति में है, तो गति में है तो इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ABC, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ABC, यानी सभी में गतिज ऊर्जा है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यानी गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा को ही हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक ना, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा वह होती है जो कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में कार्य करता है, उसे हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक, ऊपर से एक हथौड़ा लेकर के कोई आदमी, हथौड़ा में कोई भी सामान है, जैसे कोई सामान है, ठीक यहाँ है, ठीक ना, ये क्या का स्थिति में है। ठीक ना, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में स्थिति में है, ये कहोगे आपको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगा। ठीक ना, लेकिन इसका भी फार्मूला mgh ही होता है। ठीक ना, mgh गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फार्मूला mgh होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। देखिए स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है आपको mgh। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसकी मापन कहलाता है। किसी वस्तु का अगर हम द्रव्यमान मापते हैं तो वो किसका मापन कहलाता है, तो वो कहलाता है आपको जड़त्व का मापन कहलाता है। किसी वस्तु का जब द्रव्यमान मापेंगे तो वो जड़त्व का मापन हो जाएगा। ठीक,
अगर आपसे पूछेगा कि किसी वस्तु का जो है गति मापेंगे तो वो किसका मापन होगा, तो होगा संवेग का मापन को गति का मापन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। देखिए न्यूटन का गति का नियम जो है उसका प्रकाशन 1687 ईस्वी में किया था, ठीक नहीं। प्रिंसिपिया नामक बुक था एक, प्रिंसिपिया नामक बुक में किया गया था न्यूटन की गति का नियमों का प्रकाशन 1687 ईस्वी, ठीक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक टकराव में डैश हमेशा बचत रहती है। देखिए किसी भी प्रकार का टक्कर रहे, चाहे देखिए दो वस्तु है एक दूसरे से टकरा जाएगा तो इसमें क्या होगा, संवेग संरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार का वस्तु है चाहे कुछ भी टकरा जाए सीधा आप मारिए संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक ना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षित है। नहीं कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है, ठीक ना। देखिए रदरफोर्ड जो थे वो एक सोने का पत्थर लिए थे, ठीक है, उस पर जो है अल्फा कण को गुजारे थे, ठीक ना। जब अल्फा कण गुजारे थे तो कुछ अल्फा कण जो है ना सीधा जो है चला गया, समझे, सीधे पार कर गए, ठीक ना। सीधा देखिए ये अल्फा कण जो है ये सीधा पार कर गया है, देखिए ये पत्थर को सीधा पार कर गया, ठीक है। इससे ये अब हुआ आपको स्पष्ट हुआ कि जो परमाणु के अंदर खाली स्थान होता है, ठीक, परमाणु के अंदर जो है खाली स्थान होता है, इससे ये स्पष्ट हो गया। लेकिन कुछ अल्फा कण ये हुआ कि वो अपने पथ से जो है ना विचलित हो गया, यानी कि विचलित हो गया, पथ से विचलित हो गया ये अल्फा कण। इससे ये साबित हुआ कि इसके अंदर जो है ना कोई पॉजिटिव आवेश जरूर है, क्योंकि अल्फा होता है आपको पॉजिटिव आवेश, तो यानी समान आवेश के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है, तो हो गया। कुछ अल्फा कण आया जो कि अपने ही दिशा में लौट गया, ठीक ना। अपने ही दिशा में जब लौट हो गया तो उससे यह स्पष्ट हुआ कि इसके बीच में जरूर कुछ ना कुछ भारी कण है, ठीक ना। तो आप देखिए अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता। ऑप्शन ए है कि नाभिक की उपस्थिति, हाँ नाभिक की उपस्थिति को तो करता है, तभी ना ये विचलित होकर के मतलब सीधे अपनी ओर लौट गया, ठीक ना, करता है, ये सही हो जाएगा। बी है परमाणु के आवेश का, हाँ परमाणु के आवेश का करता है निर्धारण, इसी कारण से जो है ये विचलित हो गया, यहाँ आवेश पॉजिटिव था तभी तो विचलित हुआ, तो यही करता है। सी है कि परमाणु के अस्थायित्व का, परमाणु के जो अस्थायित्व है इसकी तो नहीं करता है, ठीक ना, इसका ये स्पष्ट नहीं करता है, ठीक ना। ऑप्शन डी है कि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, हाँ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को करता है, ठीक ना। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा क्या है, वर्णन नहीं करता, यानी परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कैथोड किरण जो है प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया। देखिए कैथोड किरण जो है इसका पहली बार प्रयोग जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। परमाणु के बारे में इस समय से कौन सा सही नहीं है। यह जो है सबसे पहले देखिए परमाणु होता है क्या, तत्व जो होता है, कोई भी तत्व जो है उसके जो होता है सूक्ष्मतम कण उसको हम परमाणु कहते हैं, ठीक ना। परमाणु क्या होता है कि कोई भी तत्व का सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए, दो तत्वों की परमाणु समान होती है। जैसे दो तत्व है, एक है आपको सोना है, यानी सोना एक तत्व ले लिया आपने, एक तत्व है आपके पास सोना, एक तत्व है लोहा, ठीक। यानी कि इस तत्व का सूक्ष्मतम कण कुछ होगा, कोई कण, ये सोना का कण है, ये लोहा कण, क्या दोनों समान होगा, नहीं, ये दोनों समान कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो अलग अलग तत्व है, जिसका जो है कण जो है ना परमाणु, ये तत्व जो है इसका समान कभी नहीं हो सकता इसका परमाणु, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक। देखिए बी है कि वे 10⁻⁻10 मीटर के क्रम में प्रसन्न होते हैं, ये सही है। परमाणु का आकार क्या होता है, 10⁻10 मीटर के होता है, ठीक ना। सी है कि परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे हैं क्योंकि तत्व का सूक्ष्मतम कण है, यानी सूक्ष्मतम कण में बहुत ही छोटा होगा। देखिए डी है कि यह एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, कि कोई भी एक तत्व जैसे सोना का ही परमाणु है, ये इस अवस्था में है फिर भी समान होगा, और इस अवस्था में फिर भी समान है, कि एक ही तत्व का जो परमाणु होगा सभी अवस्था में क्या होगा, समान होगा, ये सही है। यहाँ हमसे क्या पूछा, सही नहीं है, सही नहीं कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है कि दो तत्वों की परमाणु समान होती है, ये सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। देखिए किसी भी गैस का आयतन शून्य कब हो जाता है, जो ये हो जाता है आपको परम शून्य तापमान पर, ठीक ना। परम शून्य तापमान कितना होता है, ये होता है आपको 0 केल्विन, या ये होता है 273 डिग्री माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में, ठीक ना होता है। तो ये कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परम शून्य तापमान, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। देखिए पदार्थ की जो होता है प्रकृति उसके बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था आपको जॉन डाल्टन ने, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है। कोई भी विलयन जब निष्क्रिय है तो इसका रंग कैसा होगा, बैंगनी हो जाएगा। लिटमस जो होता है इसका लिटमस पूछेगा, लिटमस किसका बना होता है, लिटमस बना होता है आपको लाइकेन का, ठीक। और निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा, तो बैंगनी होता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, ठीक ना। देखिए गुलाबी क्रांति जो है इसका संबंध है झींगा उत्पादन से, ठीक ना। झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति का। तो पूछेगा आपसे बागवानी, बागवानी उत्पादन किससे संबंधित है, तो बागवानी जो है ये हो जाएगा आपको सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति हो गया बागवानी। खाद्यान्न हो गया आपको हरित क्रांति, इसमें गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था, हरित क्रांति। अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन किसका हो जाएगा आपको, तो अंडा उत्पादन हो जाएगा आपको रजत क्रांति। रजत क्रांति हो गया अंडा उत्पादन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। देखिए मगरमच्छ का जो बच्चा होता है उसे हम हैचलिंग कहते हैं, ठीक ना। और जो कोडलिंग जो होता है, कोडलिंग, वो कोडलिंग किसका बच्चा होता है, कोडलिंग जो होता है ये होता है आपको कीट का बच्चा को कोडलिंग कहते हैं। गोस्टलिंग, गोस्टलिंग किसका बच्चा होता है, तो गोस्टलिंग होता है ये हंस का बच्चा, हंस का बच्चा गोस्टलिंग। फिंगरलिंग क्या होता है, ये छोटी मछली को जो है फिंगरलिंग कहते हैं, ठीक ना। यानी मछली के बच्चा को भी फिंगरलिंग कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है। देखिए उभयचर जितना भी होता है सभी में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, ठीक ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। देखिए लंबी आंत जो है किसका होती है, तो निम्न जानवरों के में होता है तो खरगोश का हो जाएगा, क्योंकि देखिए जितना भी शाकाहारी है उसका छोटी आंत जो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक ना। और मांसाहारी की अपेक्षा जो है शाकाहारी का छोटी आंत क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। और क्यों बड़ा होता है, क्योंकि जो है शाकाहारी जो होता है वो घास खाता है, ठीक ना। घास खाता है तो घास में क्या पाया जाता है, तो घास में पाया जाता है आपको सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक ना। तो सेल्यूलोज को पचने में जो समय लगता है इसी कारण जो है जितना भी होती है आपको शाकाहारी जीव तो उसका छोटी आंत क्या होता है, बड़ा होती है, ठीक है। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरगोश हो जाएगा। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।